So class, I have shared the screen before you, and I think 10 people have joined the class. So I'm going to start the class. So be patient and start listen me carefully. Okay. सो कल की क्लास में हम लोगों ने कल की क्लास हालांकि बहुत नेटवर्क की वजह से बहुत बाधित रही, बीच में क्लास रोकनी। सो वेलकम टू द क्लास डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बैंकों की। जो बैंक जब लोन देता है तो बैंक बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में सिद्धांतों का अनुकरण करता है, ठीक है। तो उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही बैंक क्या करता है कि लोगों को उधार देता है, ताकि वह जो रिस्क है उस रिस्क से बच सके, या जो रिस्क है उसको वो कम से कम कर सके। तो आज के इस लेक्चर में हम कॉमर्शियल बैंक या जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, तो वाणिज्यिक बैंकों के बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो बैलेंस शीट क्या होती है कि बैंकों की एक विवरण पुस्तिका होती है, ठीक है। उसको आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट समझिए जो कि बैंकिंग की तमाम गतिविधियों, बैंकिंग की एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करती है। तो बैंकों के पास क्या होता है, दो चीजें बहुत प्रमुख होती हैं। बैंकों के पास कुछ एसेट्स होते हैं, है ना, बैंकों की कुछ संपत्तियां होती हैं, और बैंकों के ऊपर कुछ उत्तरदायित्व होता है या जिम्मेदारियां, इसको आसान शब्दों में हम कहें तो जिम्मेदारियां होती हैं। तो इन दोनों का विवरण, है ना, इन दोनों का विवरण जो प्रदर्शित किया जाता है उसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि तमाम जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंकों के, उसको हम बैलेंस शीट के अंतर्गत शो करते हैं। यह एक नियम के द्वारा निर्धारित है कि हमेशा बैलेंस शीट बैंक को एक पर्टिकुलर ईयर में मेंटेन करनी पड़ती है ना। मतलब जो एक कोई फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर में या वित्तीय वर्ष में, जैसे कि 19-20 हुआ, 20-21 हुआ, 21-22 हुआ, है ना, 22-23 हुआ, तो एक ये वित्तीय वर्ष होता है। तो इस एक साल की समयावधि के जो समस्त ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को या उन लेन देन को बैंकों को अपने बैलेंस शीट के दो आइटम्स जो मुख्य होते हैं, परिसंपत्तियां और उत्तरदायित्व, इन दोनों आइटम्स के अंतर्गत दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकों के जो बैलेंस शीट होती है, बैंक बैलेंस शीट की। बैंक बैलेंस शीट का जो सबसे पहला जो कॉलम होता है, उसमें हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज को, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत बैंकों की परिसंपत्तियां और उत्तरदायित्व को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट मैंने बताया था वह होता है लाइबिलिटीज, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं उत्तरदायित्व। और इस उत्तरदायित्व के अंदर जो सबसे पहला आइटम शामिल किया जाता है, उस आइटम को हम कहते हैं कैपिटल। इसको हिंदी में हम पूंजी कहते हैं। तो बैंकों के पास जो भी कैपिटल होती है, अर्थात उनके पास जो कैपिटल होती है, उस पूंजी को वो क्या करते हैं कि लायबिलिटी के सेक्शन में प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी कोई ज्वाइंट स्टॉक या कोऑपरेटिव बैंक होता है, तो वह अपने लायबिलिटीज के सेक्शन में करता है। इसके अलावा वह क्या करता है कि जो बैंकों के फंड,
बैंकों के पास जो रिजर्व फंड्स होते हैं, रिजर्व को भी जो बैंक उसको दायित्व के सेक्शन में प्रदर्शित करते हैं। तो रिजर्व या फंड्स के बारे में हमें बैंक के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है कि वह अपने पास कुछ पैसा रिजर्व आप रखे, ताकि बैंकों के ऊपर संकट आए तो उस संकट की स्थिति में उस पैसे का यूज करके वह उस संकट से बाहर निकल सके। तो किसी भी संकटकालीन परिस्थिति में वह जो पैसा होता है जो रिजर्व के रूप में रखा होता है, उस रिजर्व पैसे का यूज करके वो उस संकट को टाल सकने में सक्षम होता है। तो इस तरीके से जो भी रिजर्व फंड होता है, रिजर्व फंड को जो बैंक होते हैं वो अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के सेक्शन में प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो शामिल तीसरा आइटम जो कि इसमें प्रदर्शित किया जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी सेक्शन में, वह होता है डिपॉजिट। ठीक है, उसको हम डिपॉजिट कहते हैं। थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इस टीचमेंट ऐप पे, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। ये ऐप उस तरीके से शायद अच्छा नहीं है जिस लिखने में इसमें मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो भी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, उस चीज को भी या उस ट्रांजेक्शन को भी जो बैंक होता है वह अपने लायबिलिटीज के सेक्शन में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो डिपॉजिट होते हैं वो डिपॉजिट्स कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो डिपॉजिट का प्रकार होता है जिसको कि हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट जो अकाउंट होता है, उस अकाउंट में हम पैसा किसी एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा करते हैं, और एक बार जब मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को निकाल लेते हैं, और उस पैसे पर हमको कुछ न कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो जो भी पैसा आप टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत बैंकों में जमा करते हैं, तो उन डिपॉजिट्स को या उन ट्रांजेक्शन्स को जो बैंक होता है वह लायबिलिटी के अंतर्गत शो करता है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये बैंक की जिम्मेदारी है कि जब मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा तो बैंक उस पैसे को आपको पे कर देगा। यह बैंक की जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है, इसीलिए हम इसको लायबिलिटी के सेक्शन में प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रकार है डिपॉजिट का, उसको हम सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। तो सेविंग डिपॉजिट जो आपका नॉर्मल खाता बैंक में चल रहा होगा, वो सेविंग अकाउंट ही चलता है। उसमें आप अपनी छोटी मोटी जमाओं को डिपॉजिट, छोटी मोटी जो बचतें होती हैं उसको आप डिपॉजिट करते हैं, और उस पर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त किया जाता है, और आप उस पैसे को जब चाहे तब बैंक से निकाल सकते हैं। बैंक कभी आपको वो पैसा देने से मना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जो तीसरा जो प्रकार है सॉरी जो तीसरा प्रकार है डिपॉजिट का, उसको हम कहते हैं करेंट डिपॉजिट या चालू जमा। तो चालू जमा के अंतर्गत या करंट अकाउंट के अंतर्गत आप जो भी पैसा जमा करेंगे तो उसको आप जब चाहे तब बैंक से निकाल सकते हैं। यूजुअली जो करंट अकाउंट होता है वह किसी उद्यम या किसी बड़े व्यवसाय के जो व्यावसायिक है उसके माध्यम से खोला जाता है, उसके द्वारा खोला जाता है, और इसमें जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस के पर्पज से, उस पर्पज से इस पैसे का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें जो बड़े उद्यमी होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी फर्म्स होती हैं, वहीं इस खाते को खुलवाती हैं। तो जो भी पैसा इसमें जमा होता है उसको बैलेंस शीट में उत्तरदायित्व के सेक्शन में दिखाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो प्रमुख आइटम है वह लोन और बोरोविंग होती है। ठीक है, लोन एंड बोरोविंग को भी हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में उत्तरदायित्व के कॉलम में शामिल करते हैं। तो लोन एंड बोरोइंग का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए आप। जिस तरीके से जरूरत पड़ने पर हम और आप लोन लेते हैं, उसी प्रकार से जरूरत पड़ने पर बैंक भी या तो सेंट्रल बैंक से, जैसे कि केंद्रीय बैंक हमारे देश का RBI है, उससे या अन्य बैंकों से उधार लेता है। तो वह जो भी उधारी लेता है उस पूरे
अमाउंट को वो अपनी बैलेंस शीट के उत्तरदायित्व के सेक्शन में प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कुछ अदर लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि हुंडीज वगैरह में जो होता है ट्रांजैक्शन, उसके माध्यम से, हुंडीज के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है, उसको भी बैंक क्या करता है, अपने उत्तरदायित्व के सेक्शन में शामिल करता है। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में जो दूसरा कॉलम होता है जिसको कि हम कहते हैं एसेट्स या संपत्तियां। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसेट्स या संपत्तियां। तो प्रत्येक बैंक क्या करता है कि जो भी उसके पास संपत्तियां होती हैं, उन संपत्तियों का विवरण वो अपनी बैलेंस शीट में देता है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार है, उसको हम बोलते हैं कैश एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अर्थात जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी बैंक अपना पैसा जमा करता है, तो ये बैंकों के लिए क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होता है कि वो अपने पैसे का, जो कुल पैसे किसी बैंक के पास हैं, उसका कुछ हिस्सा उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो जो पैसा वो आरबीआई के पास रखता है, तो वो क्या होगी, वो बैंक की संपत्ति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसको हम बैंक की संपत्तियों में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा बैंक क्या करता है कि वह लोन देता है, उस लोन को कहते हैं मनी एट कॉल, या उसको हम कहते हैं कॉल मनी। तो कॉल मनी के अंतर्गत जो लोन दिए जाते हैं वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के होते हैं। यूजुअली उसको हम 24 घंटे या 7 दिन के लिए जो लोन दिया जाता है उसको हम कॉल मनी कहते हैं। ठीक है, तो कॉल मनी के अंतर्गत जो 24 घंटे या 7 दिन के लिए बैंक लोगों को लोन देता है, तो उसको हम शामिल करते हैं बैंकों के एसेट्स में। इसी प्रकार जो तीसरा कंपोनेंट होता है, तीसरा आइटम होता है एसेट में, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो जैसे कि कोई उद्यमी लाभ की प्रत्याशा से कहीं पर कोई निवेश करता है, या हम और आप कहीं निवेश करते हैं, उसी प्रकार से जो बैंक होते हैं, बैंक भी लाभ की प्रत्याशा या लाभ को प्राप्त करने के लिए अपना जो जो सरप्लस फंड है, सरप्लस मनी है, या जो बचा हुआ पैसा है, उसको वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं निवेश करते हैं ताकि वह उससे लाभ कमा सकें। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे कि उसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि बैंक अपना पैसा शेयर्स में निवेश कर सकता है, बैंक अपना जो बचा हुआ या एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस मनी है, उसको डिवेंचर में लगा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उससे खरीद सकता है। तो इन तमाम तरीकों से क्या करता है, बैंक अपने जो शेष पैसा है, जो सरप्लस पैसा है, उसको कहीं ना कहीं वह निवेश करता है, उससे उसको प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, तो ऐसे निवेश बैंक होते हैं वो अपने संपत्तियों में शामिल करते हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख जो बैंकों की संपत्ति होती है उसको हम कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। तो बैंक का, हमने जब आपको बैंकिंग के बारे में पढ़ाना शुरू किया था, तो हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में विशेष रूप से बताया था कि जो बैंक होते हैं वो, उनका जो मुख्य कार्य होता है वो जमाओं को स्वीकार करना और लोगों को उधार देना। यही दो उद्देश्य हमने, यही दो कार्य हमने बैंकों के बारे में आपको बताए थे। तो बैंक, आप यूँ समझिए कि बैंक जो पैसा जमा करता है, तो उसको हमने क्या, किसके अंतर्गत रखा था, लाइबिलिटी के अंतर्गत रखा था। जब हम आपको पढ़ा रहे थे लाइबिलिटीज वाला सेक्शन, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी पैसा आप जमा करते हैं तो वो लाइबिलिटी के सेक्शन में आता है। लेकिन बैंक जो पैसा लोन के रूप में देता है वह बैंकों की संपत्तियों के अंतर्गत आता है। तो बैंक बहुत तरीके के लोन लोगों को देता है, जिसको कि हम कैश क्रेडिट कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज कहते हैं, ट्रेड बिल्स कहते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके माध्यम से बैंक लोगों को लोन देता है। तो जब आप बैंक से कोई भी लोन लेते हैं, तो वह जो लोन होता है वो बैंकों के लिए संपत्तियां होती हैं। क्यों संपत्ति होती है? क्योंकि जो लोन लेने वाला व्यक्ति होता है, आज नहीं कल जब उसकी डेट पूरी होगी, तो लोग, व्यक्ति को उस बैंक के लोन को वापस करना होता है। क्यों? क्योंकि वो बैंक की संपत्ति है। तो इस तरीके से जो लोन होता है, वो लोन को
बैलेंस शीट में संपत्तियों के कॉलम में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा जो फिक्स्ड एसेट होती है बैंक की, जैसे कि बैंक जो बिल्डिंग बनवाता है, मतलब जिसमें बैंक ऑपरेट होता है, बैंक में जो फर्नीचर यूज होता है, बैंक का जो परिसर है उसका देख रेख, उसका रख रखाव, इन सब के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, इन सब पैसों को भी बैंक क्या करता है, संपत्तियों के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर स्क्रीन शेयर मैं शायद कर पाता तो आप लोगों को मैं बैलेंस शीट का एग्जांपल, मतलब उसका फॉर्मेट दिखाता, लेकिन जब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ आप लोगों से। तो खैर कोई बात नहीं, मैं उसका आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, मैं उसका फोटो आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा कि बैलेंस शीट होती कैसी है। तो अब हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जिसको कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न इकोनॉमी में जो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में या वस्तुओं और सेवाओं के खरीद फरोख्त में क्या होता है, पैसे का यूज होता है। ठीक है, तो वो आप कहीं भी कोई वस्तु खरीदते हैं या आपसे कोई वस्तु कोई खरीदेगा, एक बिजनेस फर्म से दूसरी बिजनेस फर्म कोई वस्तु खरीदेगी, तो उसमें क्या होता है कि आपको उस वस्तु या सेवा के बदले में कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन जहां पर बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है और डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है, वहां पर हमेशा कैश का जो ट्रांसफर होता है, कैश का ट्रांसफर संभव नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि आप ये उदाहरण के लिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप अपना सामान या रॉ मटेरियल कहीं से खरीद रहे हैं, तो आप कैश में उनको कितना पेमेंट करेंगे, है ना। तो उस कैश पेमेंट से बचने के लिए कुछ ऐसे तरीके मॉडर्न इकोनॉमी में, आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में विकसित हुए हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की जो खरीद फरोख्त होती है उसको हम सुचारू रूप से चलने देते हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस ठप ना हो, और हम कैश की जगह कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से जो लेन देन है वो लेन देन सुचारू रूप से चलती रहे। तो ऐसे तरीकों को या ऐसे प्रपत्रों को हम क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर द मोस्ट कॉमन क्रेडिट डिवाइसेस which are freely used in the handling commercial transactions। ओके, तो एक प्रकार का क्या होता है, ये प्रपत्र होता है ना। प्रपत्र ऐसा होता है जिसमें कि जिसका कि प्रयोग हम करते हैं पेमेंट के लिए। जो सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला जो प्रकार होता है के माध्यम से पेमेंट हम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि प्रॉमिसरी नोट्स हम किसको कहते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रकार का ऐसा वैधानिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि यह डिक्लेयर किया जाता है कि हम आपको इस डेट पे इतना पैसा इतना पैसा पेमेंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति से वह कोई सामान खरीदने जाता है। ठीक है, तो जब दूसरे व्यक्ति से वह सामान खरीदने जाता है तो उसको पैसा तुरंत कैश में ना दे करके, बल्कि एक डॉक्यूमेंट दे देता है, और उस डॉक्यूमेंट पे बकायदा वह साइन लिखता है कि मैं आपको इस डेट पर, फला डेट पर पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट्स। तो प्रॉमिसरी नोट्स क्या हो गया कि जब कैश आप ट्रांजेक्शन से बचना चाह रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन के स्थान पर आप किसी दूसरे माध्यम से ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम प्रॉमिसरी नोट्स का प्रयोग करते हैं। और जो कि जिसमें कि शामिल क्या होता है, जिसमें कि जो किसी वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति होता है वह बेचने वाले व्यक्ति को एक डॉक्यूमेंट देता है, जिस पर कि लिखा होता है कि भाई हम आपको इस डेट पर इतना पैसा आपको देंगे। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट्स की कुछ विशेषताएं होती हैं कि प्रॉमिसरी नोट्स हमेशा रिटर्न में होता है। प्रॉमिसरी नोट्स कभी भी मौखिक आप नहीं दे सकते, कि मौखिक रूप से आप नहीं कह सकते कि भाई हम इस दिन आपको इतना पैसा देंगे, उसको आपको लिखित देना पड़ेगा।
ठीक है। और इसमें एक वादा के साथ आपको उल्लेख करना पड़ता है कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस तारीख को इतने पैसे आपको पेमेंट करेंगे। और यह जो पेमेंट करने का जो घोषणा होती है, पेमेंट करने का जो प्रॉमिस होता है, बिल्कुल वो अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगती है। और इसमें तमाम सारी फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे कि उस पर फिर सिग्नेचर करता है जो व्यक्ति प्रोमिसरी नोट दूसरे को देता है, उस पर क्या करता है, साइन करता है। उस पे पैसे जो जो अमाउंट है उस अमाउंट का उल्लेख करता है। उस पर जो डेट होगी, जिस डेट को वो पैसा देगा, उस डेट का वो उल्लेख करता है। तो तमाम सारी चीजें जो होती हैं वो प्रोमिसरी नोट्स की विशेषता होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि आज के मॉडर्न युग में बड़े व्यवसायों को लेन देन के लिए, बड़े व्यवसाय जो हैं उनको जो अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके लिए हमेशा कैश में ट्रांजेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो कैश में ट्रांजेक्शन के स्थान पर कुछ अन्य तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिसको कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है। इसको हम पराक्राम्य प्रपत्र भी कहते हैं, पराक्राम्य अस्त्र भी कहते हैं हिंदी में। तो वो हिंदी बहुत क्लिष्ट है, तो आप इसको इंग्लिश में समझिए कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको हम कहते हैं। जो दूसरा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कोई सामान खरीदा, तो दूसरा व्यक्ति जो सामान खरीद रहा है वह उसको तुरंत पैसे न दे करके बल्कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करता है। मतलब वो भी एक डॉक्यूमेंट जैसा होता है, उस पर भी पैसा का अमाउंट, उसका सिग्नेचर, बाकी सारी चीजें वो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए, वो सब फॉर्मेलिटीज करता है। और वो दूसरी पार्टी जिससे कि वह वस्तु खरीद रहा है, उस पार्टी को क्या करता है कि वह पेमेंट कर देता है, उसको वो दे देता है, जिसको कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब दूसरा व्यक्ति प्राप्त करता है तो भाई उसको भी अपने सामान के बदले तुरंत पैसे की आवश्यकता होगी। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या बताया बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वह दो पार्टीज के बीच में जारी किया जाता है। एक पार्टी जो कि किसी वस्तु खरीदती है दूसरे पार्टी से, तो वह उसको कैश के स्थान पर बिल ऑफ एक्सचेंज दे देती है। और जो दूसरी पार्टी होती है, दूसरा व्यक्ति होता है, वह क्या होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर जाता है बैंक के पास, और बैंक में वह बिल ऑफ एक्सचेंज जमा करता है। और जितना अमाउंट उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा रहता है उतना पैसा बैंक दूसरे व्यक्ति को, जो विक्रेता है, उस विक्रेता को दे देता है। और बाद में मैच्योरिटी का पीरियड पूरा होने पर जो बैंक होता है, वह बैंक जिसने की वह बिल ऑफ एक्सचेंज जारी किया था, उस व्यक्ति से वह पैसा वसूल लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की। जो सबसे पहला प्रॉमिसरी नोट्स था और दूसरा था जो बिल ऑफ एक्सचेंज था। ठीक है, तो आज की क्लास मैं क्या करता हूँ, यहीं पर एंड करता हूँ। क्योंकि मैं आज डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं जो बाकी क्लास है वो कल से लूंगा। और कल आपको जो चेक्स होते हैं, है ना, चेक के बारे में हम आपको बताएंगे कि चेक की विशेषता क्या होती है, किस तरीके से चेक जारी किया जाता है, और चेक का यूज किन किन जगहों पर किया जा सकता है। ठीक है, तो चेक के अलावा भी कुछ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी कल हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो बाधा आपको आई उसके लिए सॉरी, और हम मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे। ओके, so thank you for joining the class, and we will meet tomorrow. Thank you so much.